हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम मार्क। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रोक का पार्ट 2। स्ट्रोक के पार्ट 1 में हमने डिस्कस कर लिया था उसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, वर्ल्ड स्ट्रोक डे कब बनाते हैं, स्ट्रोक और सीवीए सेम है या नहीं, क्या क्या क्लिनिकल फीचर, क्या क्या कॉजेज हैं और कैसे वो स्ट्रोक हो रहा है, पैथोफिजियोलॉजी और उसके 2 इंपॉर्टेंट टाइप्स। अब हम डिस्कस करेंगे कि उसका क्या क्लिनिकल फीचर्स है। सो यहाँ पे आपको एक निमोनिक दिख रहा होगा, बी फास्ट। बी फास्ट मतलब ये नहीं कि आपको फास्ट होना है, आपको फास्ट होना है अपनी पढ़ाई में, है ना। बी फास्ट का मतलब क्या, बी इज रिप्रेजेंटिंग बैलेंस इशू। तो जो भी हमारे पास स्ट्रोक के पेशेंट्स आ रहे हैं उनमें क्या होगा, बैलेंस का इशू होगा। दे के नॉट बैलेंस देयर बॉडी, वो अपनी बॉडी को बैलेंस नहीं कर पाएंगे। ई फॉर क्या, आई साइट चेंजेस। ऐसे जो भी पेशेंट होंगे वो आपको बताएंगे कि मुझे कभी कभी लाइट से बहुत डर लग रहा है, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा लाइट में मैं नहीं देख पा रहा हूँ, है ना। फिर नेक्स्ट है हमारा एफ मतलब फेस ड्रॉपिंग। ऐसे पेशेंट की जो फेस है उसमें सिमिलरिटी आपको नहीं दिखेगी, मतलब आपको लगेगा कि अगर आप उनकी आईज मैच करना चाहो कि एक आंख उनकी ऐसे लगेगी यहाँ है और एक आंख थोड़ी नीचे लगेगी, तो इसी को हम कहते हैं, मतलब फेस ड्रॉपिंग, मास्क लाइक फेस हमको दिखेगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, आर्म वीकनेस। ऐसा पेशेंट आपको कंप्लेन करेगा कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरे आर्म्स, मेरे बाजुओं में बहुत वीकनेस आ गई है। फिर और क्या होगा, स्पीच डिफिकल्टी। ऐसे पेशेंट अगर आपसे बात करेंगे, नॉर्मल कन्वर्सेशन करेंगे, तो वो आपसे नॉर्मल कन्वर्सेशन नहीं कर पाएंगे। टाइम टू कॉल 911, 911 को नहीं कॉल करना है हमको, यहाँ पे किसको लगाना है कॉल, 108 को, है ना। सो टाइम टू कॉल, ऐसा फीचर आपको जब भी मिल रहा है किसी भी पेशेंट में, अगर आप कहीं सोसाइटी में हो तो आपको क्या करना है, तुरंत एज सून एज पॉसिबल हमको उसको इमरजेंसी केयर प्रोवाइड करानी है। सो अब डिटेल में हम क्लिनिकल फीचर्स पढ़ेंगे। सो हेमोरेजिक स्ट्रोक का क्लिनिकल फीचर एक साइड है और एक साइड है हमारा स्किमिक स्ट्रोक का। पहला है हेमोरेजिक स्ट्रोक में सीवियर हेडेक एट द बैक ऑफ हेड, यानी कि ऑसिपिट के साइड में पेशेंट को सीवियर हेडेक, आपसे पेशेंट बोलेगा कि मुझे सर के पीछे में बहुत सीवियर दर्द हो रहा है। कुड ही डिस्क्राइब एज द वर्स्ट हेडेक ऑफ योर लाइफ। पेशेंट कहेगा कि ये मेरे लाइफ का सबसे वर्स्ट हेडेक है। और ये होता किसमें है, जो हमने टाइप्स पढ़ा है, पहली वाली वीडियो देख के आओ, इस पे डायरेक्ट आ गए हो तो सब ऑर्गेनाइज्ड हेमरेज में जो हमने टाइप्स पढ़ा है ना, उसमें हमने पढ़ा है कि पेशेंट को उसमें सब ऑर्गेनाइज्ड हेमरेज में ये वर्स्ट हेडेक ऑफ योर लाइफ। पेशेंट कहेगा कि मुझे लग रहा है कि मेरी लाइफ का सबसे ज़्यादा दर्द हो सकता था वो ये दर्द है, सीवियर हेडेक, है ना। सो वो कहेगा कि मुझे लग रहा है कि मेरी लाइफ का सीवियर, तो इसमें भी आपका क्वेश्चन आ जाएगा कि वर्स्ट हेडेक किस में होता है, कौन सी कंडीशन में, तो हेमरेजिक स्ट्रोक में। इसका एक नाम भी है, इसको हम कहते हैं थंडर क्लैप हेडेक, ठीक है, थंडर क्लैप हेडेक का मतलब थंडर स्टॉर्म, है ना, बादल जैसे बिजली कड़क रही हो, ऐसा लगता है पेशेंट को। तो जैसे बिजली कड़कती है और ऐसा लगता है उसके दिमाग में कि उसके सर में बार बार कोई बिजली कड़क रही है, और ऐसा दर्द होता है उसको, तो सीवियर हेडेक प्रेजेंट होगा। और क्या होगा नेक्स्ट, नंबरनेस और वीकनेस इन द फेस। हमने पहले ही पढ़ा क्लिनिकल फीचर्स में बी फास्ट में कि फेस पे क्या है, फेस पे सिमेट्री नहीं होगी, नंबरनेस और वीकनेस होगी। इसको हम ये भी कहते हैं, कभी कभी क्वेश्चन आते हैं कि मास्क लाइक फेस कौन से डिसीज कंडीशन में प्रेजेंट है, तो स्ट्रोक में। नेक्स्ट आपका क्या है, स्पेशली ऑन द आर्म्स और लेग्स। देन ट्रबल स्पीकिंग और अंडरस्टैंडिंग स्पीच। पेशेंट क्या है, वो आपसे बात नहीं कर पाएगा, जैसे हम ये नॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहे हैं, है ना, तो वो नॉर्मल कन्वर्सेशन भी नहीं कर पाएगा। विजन चेंजेस, पेशेंट में हैव डिप्लोपिया मतलब डबल विजन, पेशेंट को डबल विजन आ सकता है, या पेशेंट को ऐसा होगा कि उसको क्या है, उसको लाइट दिखेगी नहीं, या डिजनेस टाइप का फील होगा। देन लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन और बैलेंस। अभी आपको मैं कहूँ कि अपने रूम में थोड़ा चल के दिखाओ, अभी अपना कैमरा, अपना फ़ोन, अपना मोबाइल छोड़ो और चल के दिखाओ, तो आप चलोगे तो आप नॉर्मल गेट में चलोगे। लेकिन अगर ऐसा स्ट्रोक का पेशेंट है, उसको हम कहेंगे कि वो चल के दिखाए, तो वो क्या है, उसको कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा, वो बैलेंस नहीं कर पाएगा अपनी बॉडी को। नेक्स्ट क्या है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी हो सकता है, मतलब पेशेंट क्या है, वो अपनी कॉन्शियसनेस भी खो सकता है। तो ये सारे फीचर्स किसके थे, हेमरेजिक स्ट्रोक के। नेक्स्ट हमारा इस्केमिक स्ट्रोक। सो इस्केमिक स्ट्रोक में भी नंबरनेस और वीकनेस प्रेजेंट होगी इन आर्म एंड फेस। इसमें क्या है, पेशेंट को कंफ्यूजन, ट्रबल स्पीच, ये सारी चीजें भी प्रेजेंट होंगी, ट्रबल सीइंग इन वन और बोथ आइज, और ट्रबल वॉकिंग। सीवियर टेंशन लाइक हेडेक विथ नो नोन कॉज। अभी देखो ये थंडर क्लैप हेडेक और हेडेक भी हम पढ़ेंगे इन डिटेल। सो थंडर क्लैप हेडेक और इस हेडेक में डिफरेंस है, दोनों के अलग अलग टॉपिक्स हैं।
है ना। सो थंडर क्लैप और ये अपना जो है टेंशन लाइक हेडेक। टेंशन लाइक हेडेक में ऐसा लगता है पेशेंट को कि कोई बहुत मोटी सी पट्टी बांध दी गई है उसके साथ, बैंड लाइक, है ना, बैंड कोई बांध दिया गया और उस वजह से उसको सर दर्द हो रहा है, तो ऐसा लगेगा उसको, सीवियर ऐसा हेडेक होगा टेंशन लाइक। इसमें क्या है, ऐसा लगेगा उसको कि बहुत बिजली कड़क रही है। तो ये डिफ्रेंशिएशन याद रखना। इसमें क्या है, पेशेंट को नॉजिया वॉमिटिंग भी, कुछ केसेस में जो इस्केमिक स्ट्रोक के पेशेंट है उनको नॉजिया वॉमिटिंग भी हो सकती है। दोनों में सिमिलर क्या आ रहा है, सडन वीकनेस, कंफ्यूजन, हेडेक और सीजर्स, ये दोनों में सिमिलर रहेंगे। नेक्स्ट है अपना अदर फीचर्स। अदर फीचर्स क्या क्या हमको देखने को मिल सकते हैं। सो सडन सीवियर हेडेक, सबसे ज़्यादा ये हेमरेजिक वाले में हो रहा है, थंडर क्लैप वाले टाइप। फिर नेक्स्ट क्या है, सडन कंफ्यूजन, अचानक से पेशेंट बहुत कंफ्यूज हो जाएगा। आप जा रहे हो उसका जीसीएस लेने, ओरिएंटेशन करने जा रहे हो, पेशेंट से पूछ रहे हो आप कहाँ हो, तो वो सडनली कंफ्यूज हो गया, मैं तो घर हूँ, वो हॉस्पिटल में, है ना। तो सडन कंफ्यूजन पेशेंट को हो सकता है। और डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग स्पीच, आप उससे बोल रहे हो कि 60 साल का पेशेंट है, आप उससे बार बार बोल रहे हो बाबा जी बताओ कि क्या हुआ है, आप क्यों आए हो हॉस्पिटल, तो वो बार बार बोल रहा है हाँ क्या, उसको सुनाई नहीं दे रहा है, मतलब वो समझ नहीं पा रहा है आपकी बातों को। सो डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द स्पीच, जो स्पीच है वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है हमारा पेशेंट। लॉस ऑफ विजन इन वन और बोथ आईज, क्या हो सकता है हमारे पेशेंट को एक यूनिलेटरल और बाइलेटरल दोनों आंखों में उसका विजन चला जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है, डिजनस इम्बैलेंस और डिफिकल्ट वॉकिंग। पहले हमने डिस्कस किया कि पेशेंट अपना कोऑर्डिनेशन बैलेंस नहीं बना पाएगा। नेक्स्ट इसमें क्या है, नंबनेस और वीकनेस ऑन वन साइड और बोथ साइड ऑफ द बॉडी। और सीजर्स सॉरी, सीजर्स सबसे ज़्यादा कॉमन है हेमरेजिक स्ट्रोक में। हेमरेजिक स्ट्रोक के जो पेशेंट होते हैं उनमें ज़्यादा कॉमन है सीजर, लेकिन खुद हेमरेजिक स्ट्रोक भी ज़्यादा कॉमन नहीं है। ये 15% बस केसेस में देखा जाता है कि पेशेंट को हेमरेजिक स्ट्रोक हुआ है। ओके, नेक्स्ट इज आवर कॉम्प्लिकेशंस। सो अगर कोई पेशेंट है उसको बार बार मिनी स्ट्रोक टीआईए आ रहा था, बार बार आ रहा था टीआईए क्या है पहली वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। तो बार बार उसको क्या है टीआईए आ रहा था और उसकी वजह से वो क्या है अपने उस स्ट्रोक को ध्यान नहीं दे रहा है। एक बार ट्रीटमेंट करा लिया, प्रिवेंशन नहीं कर रहा है, फिर एक बार ट्रीटमेंट करा लिया, प्रिवेंशन नहीं कर रहा है। तो ऐसे पेशेंट्स या फिर बहुत क्रॉनिक पेशेंट है स्ट्रोक का, तो वो क्या है कॉम्प्लिकेशन डेवलप कर सकते हैं। दे मे हैव कॉन्ट्रैक्चर, दे मे हैव हेमरेजिक ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसे पेशेंट में डीवीटी भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो इम्बोलस ब्रेन में था वो ट्रेवल करके कहाँ गया, लेग में, और फिर उसकी वजह से उसको डीप में थ्रोम्बोसिस भी हो सकता है और वैसोस्पाज्म एनोरिज्म भी क्रिएट हो सकता है एंड इवन निमोनिया। सो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस थे। एक और चीज, डायग्नोस कैसे करेंगे। सो डायग्नोसिस के लिए हम करते हैं NCCT। व्हाट इज NCCT? ये डायग्नोसिस ऑफ चॉइस है फॉर स्ट्रोक, नॉन कॉन्ट्रास्ट कंप्यूटर टोमोग्राफी। बाकी आप हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन ये चीजें करोगे। पहले आप हिस्ट्री में क्या पूछोगे कि आपकी उम्र क्या है ना। हमने ABCD स्कोर पढ़ा है पहली वाली वीडियो में, ABCD स्कोर, एनीबॉडी कैन डांस वाला नहीं, वो स्ट्रोक का स्कोर है। सो उसमें क्या ABCD में क्या हो रहा है, जो पेशेंट है उसका एज अबव 60 है, उसको बीपी की प्रॉब्लम है, ये सारी चीजें आप हिस्ट्री में पूछोगे। फिर फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या करोगे, आप चेक करोगे उसकी बीपी, उसको आप ब्लड शुगर लेवल चेक करोगे कि डायबिटिक है कि नहीं सच में। उसके बाद हम NCCT, MRI ये सारी टेस्ट हम पेशेंट को बोलेंगे कि वो कराए, NCCT या फिर MRI वो कराए। सो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अब हमने अभी तक पढ़ लिया कि स्ट्रोक में पेशेंट को क्या क्या होगा। अब हम पढ़ेंगे कि अगर ऐसा पेशेंट हमारे पास इमरजेंसी में आ रहा है, आप एज अ नर्सिंग ऑफिसर पोस्टेड हो, आपके पास ऐसा पेशेंट आ रहा है तो आप क्या करोगे, छोड़ दोगे? नहीं ना, तो हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे। सो इमरजेंसी मैनेजमेंट फर्स्ट 3 to 4 आवर में हम क्या करेंगे, ABC ऑलवेज एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन पेशेंट का मैनेज करेंगे। नेक्स्ट इमीडिएटली हम बोलेंगे कि जो भी CT, MRI, NCCT नॉन कॉन्ट्रास्ट कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन और MRI के डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि पेशेंट को कौन से टाइप का स्ट्रोक है, हेमरेजिक है या फिर इस्केमिक है। अच्छा, ये ABC क्यों मेंटेन कर रहे हैं, हमने पहले पढ़ा है कि ब्लड फ्लो का इंटरप्शन हो रहा है ब्रेन में, उसी की वजह से इस्कीमिया डेवलप हो रहा है और वही कॉज कर रहा है स्ट्रोक, है ना। सो ब्लड फ्लो का ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, तो इसीलिए ABC मेंटेन करेंगे हम। सबसे पहले ऑक्सीजन का सप्लाई करेंगे उधर, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे CT और MRI से कि हेमरेजिक वाले टाइप का है या फिर इस्केमिक का है। और फिर हमारा क्या काम है, एज नर्सेस हम पेशेंट का वाइटल साइन नोट करेंगे और उसको हम मॉनिटर करेंगे। सो नेक्स्ट इज इस्केमिक स्ट्रोक ट्रीटमेंट। अगर पहला अभी आपने CT MRI करा लिया, आपको डॉक्टर ने बता दिया कि भाई इसको है ना
इसको स्कीमिक टाइप वाला है और स्कीमिक टाइप वाला जो मैनुअल है वो हम फॉलो करेंगे। तो पहले उसमें हम क्या करते हैं, थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी। थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी क्यों दे रहे हैं, क्योंकि स्कीमिक पे क्या है, कहीं ना कोई थ्रोम्बस बना हुआ है, तो उस थ्रोम्बस को क्या करेंगे हम, तोड़ेंगे, है ना। ऑब्वियस सी बात है, अगर एक ब्लड वेसल है उसमें एक या क्लॉट बन गया है तो ये ब्लड फ्लो को रोक रहा है, तो इस ब्लड फ्लो को, ये जो क्लॉट रोक रहा है ब्लड फ्लो को, इसको हमको क्या करना है, तोड़ना ही है ना। तो हम थ्रोम्बोलाइटिक देंगे, थ्रोम्बोलाइटिक टीपीए या फिर एल्टीप्लेस देते हैं विद इन 4.5 आवर्स, यानी कि 4 से 4.5 घंटे में। जैसे पेशेंट आ रहा है तुरंत सीटी एमआरआई कराओ और 4 से 4.5 घंटे के अंदर पेशेंट को थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी दे दो। नेक्स्ट आपका क्या है, मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी। अगर बहुत लार्ज वेसल्स में वो थ्रोम्बस बन गया है तो मैकेनिकली हम उस थ्रोम्बस को भी तोड़ सकते हैं फॉर लार्ज वेसल्स ऑफ कल्चर। अप टू 24 घंटे के अंदर इसको भी करना है, सोचो। और क्या दे सकते हैं हम, एंटीप्लेटलेट ड्रग लाइक एस्पिरिन और क्लोपिडोग्राल, और एंटीकोगुलेंट, जैसे कि अगर एट्रियल फिब्रिलेशन वाला पेशेंट है तो एंटीकोगुलेंट ड्रग भी देंगे। फिर हमको क्या करना है, पेशेंट को रिलैक्स कराना है, क्योंकि उसकी बीपी जितनी बढ़ेगी उतना स्पाज्म होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, मतलब क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि ये जो ब्लड वेसल्स है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, तो इसलिए हमको क्या करना है, उसके ब्लड वेसल्स को भी डायलेट करके रखना है ना, कॉन्स्ट्रिक्ट ना हो, और पेशेंट के बीपी को भी हमको कंट्रोल में रखना है, बीपी एंड ब्लड शुगर, यानी कि हाइपरटेंशन और डायबिटीज दोनों को कंट्रोल करना है। फिर हमको क्या करना है, चेक करना है सेरेब्रल एडेमा के लिए, और अगर सेरेब्रल एडेमा प्रेजेंट है तो इन दैट केस वी विल ऑफर द पेशेंट मैनिटॉल, है ना, मैनिटॉल या फिर हाइपरटोनिक सलाइन हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट फॉर हेमरेजिक स्ट्रोक। हेमरेजिक स्ट्रोक के लिए कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, सो इसमें भी वही चीज़ है मेन अपना। सबसे पहले तो ये हाइपरटेंशन की वजह से हो रहा है, तो बीपी ब्लड प्रेशर पेशेंट का क्या करना है, आपको कंट्रोल करके रखना है। नेक्स्ट, इसमें रप्चर हो गया भाई, हेमरेज में तो रप्चर हो गया है ना, तो हमको सर्जरी के लिए जाना पड़ेगा। सर्जरी में क्या है, एनोरिज्म क्लिपिंग और कॉइलिंग। ये जो एनोरिज्म बन गया था, ब्लड वेसल जो मोटी हो गई थी, डायलेट हो गई थी, इस ब्लड वेसल को क्या करना है, या तो क्लिप करना है या फिर कॉइल करना है। और इवैक्यूएशन ऑफ द हेमेटोमा, अभी हमने पैथोफिजियोलॉजी जब पढ़ी है तो उसमें हमने पढ़ा है कि हेमेटोमा बन रहा है, और क्यों बन रहा है, क्योंकि हेमरेज हो रहा है, हेमरेज हो रहा है तो ब्लड वेसल से ब्लड बाहर निकल के ब्रेन के टिश्यूज के पास आ रहा है और वहाँ हेमेटोमा क्रिएट कर रहा है। सो इस हेमेटोमा को एज सून एज पॉसिबल हम इवैक्यूएट करेंगे। और हम क्या कर सकते हैं, वेंट्रिकुलर ड्रेनेज इन केस ऑफ हाइड्रोसेफेलस अगर हो गया है पेशेंट में तो हम वेंट्रिकुलर ड्रेनेज भी कर सकते हैं। हाइड्रोसेफेलस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ पीडियाट्रिक्स, वो आपको पीडियाट्रिक्स में पढ़ने को मिल जाएगा, चेक आवर वीडियोस। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अगर ऐसे पेशेंट्स को एंटीकोएगुलेंट चल रहा है तो वो हम इस केस में स्टॉप कराएंगे, और हम वैसोस्पाज्म को प्रिवेंट करेंगे बाय निमोडिपिन और फॉर बेसिकली फॉर एसएएच क्या था, सब एर्कोनाइट हैमरेज। ओके, सो नेक्स्ट इज रिहैबिलिटेशन। अगर आपके पास ऐसा पेशेंट आ गया, अब वो ठीक हो रहा है, ड्रग्स ले रहा है अपनी, तो उसको रिहैबिलिटेट करो, कैसे करोगे। आपके पास जो पेशेंट आया था आपको पता है कि उसकी स्पीच भी जा चुकी है ना, वो स्पीच नहीं बोल पा रहा था अच्छे से, वो उस आदत में वो लग गया है कि वो स्पीच ही नहीं बोल पा रहा है, वो चल नहीं पा रहा है, तो ऐसे पेशेंट को हम फिजिकल थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी एंड इवन साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करेंगे। ये कोई बात नहीं, अगर आपको एक बार स्ट्रोक आ गया है तो ऐसा नहीं है कि आप ठीक नहीं होगे, आप ठीक हो जाओगे और आप इन फ्यूचर आप बात भी कर लोगे अच्छे से। ये सारी चीज़ें एज नर्सेस का मतलब बस ये नहीं कि आपको पैसा कमाना है नर्स बन के, नर्सिंग ऑफिसर बन के। आप अपने दिमाग में एक पेशेंट को अगर आपने अच्छे से ट्रीट कर लिया तो आपको बहुत खुशी होगी कि मैंने बहुत अच्छा काम किया। सो वी शुड नो कि हम कैसे साइकोलॉजिकल सपोर्ट उस पेशेंट को दे सकते हैं, कैसे बेटर कम्युनिकेट उस पेशेंट से कर सकते हैं। सर नेक्स्ट इज नर्सिंग मैनेजमेंट। एज नर्सेज अब हमको यहाँ क्या करना है, सो एयरवे एंड ब्रीदिंग, है ना, ऑक्सीजन देंगे पेशेंट को, एयरवे एंड ब्रीदिंग मेंटेन करेंगे, एयरवे पेटेंसी मेंटेन करेंगे। अगर ऐसा लग रहा है कि पेशेंट क्या है, पेशेंट के माउथ में बहुत सारे सिक्रीशंस है, तो हम सक्शन करेंगे, वी कैन यूज सक्शन। नॉर्मल सक्शन प्रेशर कितना होता है और कितने सेकंड के लिए करते हैं, ये भी आप लोग कमेंट करिए। फिर हम मॉनिटर करेंगे ऑक्सीजन सैचुरेशन, ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल नॉर्मल 100% तक आ रहा है, 90% तक आ रहा है, कितना आ रहा है। और हम क्या करेंगे, पोजीशन करेंगे हेड ऑफ द बेड एट 30 डिग्री, 30 डिग्री पे हेड ऑफ द बेड हम पोजीशन करेंगे। और क्यों कर रही है हेड ऑफ द बेड, ताकि हम जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है उसको हम रिड्यूस कर सके। जो आईसीपी बढ़ गया था, ये जो आईसीपी इंक्रीज हो गया था, आसमान छू रहा था, इस आईसीपी को हम
डिक्रीज या फिर नॉर्मल कर सके, इसलिए हम इसको 30 डिग्री पे हेड ऑफ द बेड करेंगे। नेक्स्ट, सर्कुलेशन में हम कैसे कैसे मैनेज कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं बीपी को, ब्लड प्रेशर पेशेंट का मॉनिटर करना है, आईवी फ्लूइड्स एज जो भी आईवी फ्लूइड्स ऑर्डर्ड है, बेसिकली सलाइन हाइपोटोनिक सलाइन सोल्यूशंस देते हैं तो वो हम सोल्यूशंस देंगे। एरिथीमियाज तो नहीं कोई पेशेंट में जनरेट हो रहा है वो हम चेक करेंगे, और फिर न्यूरोलॉजिकल मॉनिटरिंग भी करेंगे। हम NIH स्ट्रोक स्केल, हमारा जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड साइंसेस है, उन्होंने एक स्ट्रोक का स्केल दिया है, तो वो स्ट्रोक स्केल हम यूज करेंगे। और हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व फॉर द चेंजेस इन कॉन्शियसनेस, कि पेशेंट के कॉन्शियसनेस में क्या क्या चेंजेस हो रहा है। पेशेंट अभी तक कॉन्शियस था कि वो हॉस्पिटल में है, अभी ऑन सडन वो क्या है, वो बोल रहा है कि मैं तो घर हूँ, लेकिन वो है हॉस्पिटल में, तो उसके कॉन्शियसनेस में क्या क्या चेंजेस हो रहा है उसको हम एज नर्स मॉनिटर करेंगे। और हम क्या करेंगे, पिपल साइज और रिएक्शन, अगर पिपल साइज बहुत डायलेटेड रह जा रही है, जिस साइड का, ये भी एक इंपॉर्टेंट, जिस साइड का स्ट्रोक रहता है, ठीक है, जिस साइड का ब्रेन में राइट और लेफ्ट, जिस साइड का स्ट्रोक रहेगा, ठीक है, जिस साइड का स्ट्रोक रहेगा उस साइड के पिपल की साइज बहुत डायलेटेड होगी। अगर आप लाइट लेके भी जा रहे हो तो पिपल क्या कॉन्स्ट्रक्ट नहीं हो रहा है, तो ये हम चेक करेंगे पिपल की साइज और रिएक्शन टुवर्ड्स लाइट। नेक्स्ट, मोबिलिटी एंड सेफ्टी। ऐसे पेशेंट्स को अगर आफ्टर वो ट्रीटमेंट लेके हॉस्पिटल से जा रहे हैं तो हमको उनको बताना है कि आपको क्या है, आपको कहाँ कहाँ पे बच के रहना, और इन हॉस्पिटल भी अगर वो कहीं चल रहे हैं तो हमको उनको फॉल से बचाना है कि कहीं पेशेंट बेड से गिर ना जाए। एवरी 2 आवर्स पेशेंट को हम टर्न करेंगे, जो अनअफेक्टेड साइड है, ऑन अनअफेक्टेड साइड पे एवरी 2 आवर हम पेशेंट को टर्न करेंगे, और अफेक्टेड साइड पे फॉर 2 मिनट्स, 2 आवर 2 मिनट्स। और हम क्या करेंगे, प्रेशर रिलीविंग डिवाइसेस, ऐसे डिवाइसेस जो प्रेशर को रिलीव करते हैं वो हम यूज करेंगे। ऐसे पेशेंट बहुत टाइम तक बेड रिडन भी रहते हैं, सो हम एयर मैट्रेस भी यूज कर सकते हैं टू प्रिवेंट बेड सोर्स। न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन का ध्यान देना है, हम असेस करेंगे पेशेंट की स्वलोइंग एबिलिटी, वो स्वलो कर पा रहा है या नहीं, और स्पीच थेरेपिस्ट को हम लगा सकते हैं इसके लिए। नेक्स्ट, हम एंट्रल फीडिंग प्रोवाइड करेंगे अगर पेशेंट में डिस्फेजिया प्रेजेंट है तो। व्हाट इज डिस्फेजिया, एफेजिया, एप्रेक्सिया? डिस्फेजिया का मतलब होता है डिफिकल्टी स्वलोइंग। पेशेंट को अगर आप कहो कि स्वेलो करो कुछ, उसको सिप ऑफ वाटर बोलो और वो पी के स्वेलो करके दिखाए, तो वो क्या है, नहीं पी के दिखा पाएगा क्योंकि उसको डिस्फेजिया है, डिफिकल्टी स्वलोइंग है। तो ऐसे पेशेंट्स में हम एंटरल फीडिंग, TPN, टोटल पैरेटल न्यूट्रिशन, ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। और इस कंडीशन में हम पेशेंट को प्रिवेंट करेंगे कि वो कोई कुछ भी एस्पिरेट ना करे। सो नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म अगर नर्सिंग केयर देना है तो हम नर्सिंग प्रोसीजर्स जो भी मॉनिटरिंग वो करेंगे, पेशेंट को फिजिकल थेरेपी देंगे, स्पीच थेरेपी देंगे, इन केस नीडेड ऑक्यूपेशनल भी देंगे। कॉग्निटिव थेरेपी क्यों दे रहे हैं, क्योंकि पेशेंट सोचेगा मुझे स्ट्रोक आ गया, अब तो मैं चल नहीं पाऊंगा या बोल नहीं पाऊंगा, सो कॉग्निटिव थेरेपी एंड बिहेवियरल थेरेपी भी देंगे, एज वेल एज होम थेरेपी भी हम पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। यही है हमारा लॉन्ग टर्म में, उसको हम असिस्ट करेंगे। मोबिलिटीज, व्हाट इज ADL, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग। एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग में असिस्ट करेंगे, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस सिखाएंगे पेशेंट को, उसके बाउल और ब्लैडर की ट्रेनिंग देंगे। क्यों, क्योंकि अभी वो बेड रिडन हो गया था, फिर उसको हमको रीट्रेन करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन सपोर्ट फॉर एफेसिया। एफेसिया का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ स्पीच, एब्सेंस ऑफ स्पीच, पेशेंट क्या बोल ही नहीं पा रहा है ना। सो डिफरेंट हमारे लोब्स है ब्रेन के, हमारा ऑसिपिटल है, टेम्पोरल है, फ्रंटल है, तो सारे लोब्स का अपना अपना फंक्शन है। आप एनाटॉमी में इसको इन डेप्थ पढ़ोगे। सो एब्सेंस ऑफ स्पीच, ऐसे पेशेंट को एफेसिया हो रहा है तो हम उसको इसके लिए कम्युनिकेशन सपोर्ट। ऐसे पेशेंट को एग्नोशिया भी हो जाता है। व्हाट इज एग्नोशिया? एग्नोशिया का मतलब होता है स्किल्ड मूवमेंट, जो भी परफॉर्म करने हैं उसको, वो स्किल्ड मूवमेंट वो नहीं परफॉर्म कर पाएगा। और ऐसे पेशेंट को प्रीवियस स्लाइड्स में हमने देखा था, ऐसे पेशेंट को डिस्फेजिया भी हो रहा था। और हम क्या करेंगे, एजुकेट करेंगे उस पेशेंट को एज वेल एज उसकी फैमिली को कि क्या डिसीज कंडीशन उसको हुई है और होम पे उसको कैसे केयर देना है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए हम पेशेंट को इनकरेज करेंगे। अगर पेशेंट स्मोकिंग करता है, अल्कोहल कंजप्शन करता है, तो हम पेशेंट को बोलेंगे कि दिस इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। ऐसे जस्ट बोल देने से तो वो मानेगा नहीं, बट स्टिल हम पेशेंट को क्या कहेंगे कि आप स्मोकिंग छोड़ दो, है ना। उसके बीपी को, शुगर को, मतलब हम बोलते हैं ना कि बीपी शुगर कंट्रोल रखिए अपना, है ना, तो वही सेम चीज़
कि बीपी और ग्लूकोज, कोलेस्ट्रॉल, इन सब चीज़ों को बोलेंगे कि आप कंट्रोल में रखिए। उसको एक डाइट चार्ट बना के दे सकते हैं डाइटिशियन से। डाइट लो इन सॉल्ट एंड फैट नेक्स्ट आई गया। और पेशेंट को बोलेंगे फॉर रेगुलर एक्सरसाइजेस, जो भी ROM सिखाया हमने वो बोलेंगे डेली डेली करो। सो प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं स्ट्रोक को? अगर ये चीज़ें पहले, जो हमारा पेशेंट अभी तक बीमार होकर आ गया मिस्टर राम श्याम, तो अगर उसने पहले से ये सारी चीज़ें की होती तो वो क्या था, वो स्ट्रोक से बच जाता। अपने ब्लड प्रेशर को हमेशा नॉर्मल या लो रखता, कोलेस्ट्रॉल लेवल को लो रखता, हेल्दी खाना खाता जो हम लोग नहीं खाते हैं, हम क्या खाते हैं जंक फूड, मतलब आप लोग, और एक्सरसाइज करता रेगुलरली, और ट्रीट स्लीप एपनिया। अगर पेशेंट को ऐसा हो रहा है कि वो ड्यूरिंग स्लीप उसको डिफिशिएंसी हो रही है ऑक्सीजन की, वो सांस नहीं ले पा रहा है, अगर इसको पहले वो ट्रीट करा लिया होता, अपने डायबिटीज़ को मैनेज कर लेता। ड्रिंक इन मॉडरेशन, सबसे अच्छा ड्रिंक ही नहीं करो, बट स्टिल ड्रिंक इन मॉडरेशन, मतलब अल्कोहल कंजप्शन कम करता, स्मोकिंग नहीं करता, स्ट्रेस अवॉइड करता, और हेल्दी वेट रखता, अपना ओबेसिटी नहीं रखता। अगर ये सारी चीज़ें प्रिवेंशन वो करता तो जो मिस्टर श्याम को स्ट्रोक हुआ था वो स्ट्रोक नहीं होता। सो दिस इज ऑल द प्रिवेंशन, कि कैसे हम स्ट्रोक को प्रिवेंट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज एनी क्वेश्चंस। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है स्ट्रोक के टॉपिक से, आप कमेंट करो, वी विल आंसर इट। और इसकी पूरी PDF आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस पर जाओ, हमारा ऐप है, आपको वहाँ पे अवेलेबल पूरी PDF मिल जाएगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। ऐप हमारा एग्जाम मार्क्स के नाम से ऐप भी है, वहाँ पे भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। वी हैव एन इंस्टाग्राम चैनल, वहाँ पे भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो हम हर जगह आपको आंसर देने के लिए अवेलेबल है, और जितने क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं वो सब आप कमेंट करके आंसर बताओगे। थैंक यू सो मच।